एक बार आप सभी का फिर से चैनल पर स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं द टाइगर किंग का पार्ट नंबर 3। जैसे कि आप पहले 2 पार्ट्स के अंदर पढ़ चुके हैं टाइगर किंग की स्टोरी, और सेकंड पार्ट के अंदर आपने पढ़ा कि टाइगर किंग अब अपनी जान को बचाने के लिए, जिसको सेल्फ डिफेंस कहता था या मानता था, अब टाइगर्स को हंट करने के लिए तैयार हो चुका था। जो उसका राज जोशी था, राज ज्योतिषी के पास वो जाता है, उसका बुलावा भेजता है और उससे पूछता है कि देखो मैंने टाइगर मार दिया है, अब आप इसके बारे में क्या कहेंगे। बातों में दोनों के बीच एक शर्त लग जाती है, जिसमें कि पंडित कहता है कि अगर आपने 100 टाइगर को मार दिया तो मैं अपनी जो विद्या है इसको छोड़ दूंगा, किताबें जला दूंगा और चोटी काट कर एक इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। अब यहाँ से आगे कहानी को स्टार्ट करते हैं। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Parthibandanpuram. The state banned tiger hunting by anyone except the Maharaja. A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to fling so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated. अब देखें, पहली लाइन में व्यंग का इस्तेमाल किया गया है। राइटर लिखता है कि उस दिन से ये टाइगर्स के लिए, जितने भी प्रतिबंधनपुरम के जो टाइगर्स थे, क्षेत्र के रहने वाले, उन सब के लिए ये एक सेलिब्रेशन की बात हो गई थी, क्योंकि अब उनके हंटिंग पर बैन लगा दिया गया था। तो जाहिर सी बात है कि हंटिंग पर बैन लगा दिया गया था, सो इट वाज अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द टाइगर्स। बट हंटिंग किसके लिए मना थी? बाकी सब लोगों के लिए मना थी, केवल राजा को छोड़कर। यानी कि केवल राजा या महाराज ही था जो उनका शिकार कर सकता था, बाकी सभी लोगों के शिकार करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। और एक राज आज्ञा जारी कर दी गई थी कि अगर किसी ने टाइगर्स की तरफ पत्थर भी फेंक कर मारा तो उसकी जो वेल्थ और प्रॉपर्टी है उसको कन्फिस्केट कर लिया जाएगा, यानी कि उसको जब्त कर लिया जाएगा। कन्फिस्केट का मतलब होता है टेकन बाय फोर्स। द महाराजा वाओ he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers. Initially, the king seemed well set to realize his ambition. Not that he faced no dangers. There were times when the bullet missed its mark, the tiger leapt upon him, and he fought the beast with his bare hands. Each time it was the Maharaja who won. अब देखिए, वो अपने निर्णय पर इतना ज़्यादा अडिग था कि उसने जितने भी स्टेट के मैटर्स थे उन सब में भाग लेना छोड़ दिया था, और उसने सभी को ये चीज़ स्पष्ट कर दी थी कि जब तक कि 100 टाइगर को नहीं मार लूँगा तब तक मैं राज्य के किसी काम में शामिल नहीं होऊंगा। अब ऐसा नहीं था कि उसने खतरों को फेस नहीं किया था। बहुत बार समय ऐसा आया कि जब उसकी गोली चूक गई, टाइगर उसके ऊपर जंप कर गया और वो टाइगर से नंगे हाथों लड़ा, लेकिन हर एक स्थिति में, चाहे स्थिति जो भी हुई, हर एक स्थिति में केवल महाराजा ही जीता। At another time, he was in danger of losing his throne. A high-ranking British officer visited Parthibandanpuram. He was very fond of hunting tigers and fonder of being photographed with the tigers he had shot. As usual, he wished to hunt tigers in a Parthibandanpuram, but the Maharaja was firm in his resolve. He refused permission. I can organize any other hunt. You may go on a boar hunt. You may conduct a mouse hunt. We are ready for a mosquito hunt, but tiger hunt, that's impossible. एक समय ऐसा भी आया कि जब उसके जो थ्रोन था उस पर खतरा मंडराने लगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रिटिश ऑफिसर हाई रैंक का था, तो उसने प्रतिबंधनपुरम को विजिट किया। अब उसकी इच्छा क्या थी? टाइगर को हंट करके, क्योंकि ये उसका शौक़ था, टाइगर्स को हंट करके उनके डेड बॉडी के साथ फ़ोटो खिंचाना। इन लाइन से आप ये समझ सकते हैं कि जो शिकारी लोग हैं वो अपने मनोरंजन के लिए, जिसको हम शिकार कहते हैं, खासकर उस ज़माने में जो लोग शिकार के शौकीन हुआ करते थे, राजा महाराजा, ब्रिटिश ऑफिशियल्स, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि ह्यूमैनिटी कितनी क्रूल रही है एनिमल्स के प्रति। कि शिकार केवल मौज मस्ती के लिए किया जाता था, केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए बेचारे बेज़ुबान जो जानवर थे उनको मारा जाता था और इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ की जाती थी। शायद इसीलिए इन चीज़ों को रोकने के लिए बाद में बहुत तरह के जो कानून है, जानवरों से रिलेटेड जो कानून है, वो शायद इन्हीं चीज़ को देखते हुए बनाए गए हैं। अब स्थिति यह आ जाती है कि जो महाराजा है
वो तो अपने निर्णय पर अड़िग है। वो कहता है कि भाई मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो हंट करने की जो अनुमति है वो अपने जो स्टेट में उसको मना कर देता है कि आपको परमिशन नहीं दी जाएगी। उसके जवाब में वो कहता है कि आप चाहे चूहे का हंट करने चलिए, जंगली सूअर के हंट करने पे चलिए, या फिर आप जो है किसी मच्छर के हंट पर चलिए, मैं आपको पूरा सपोर्ट दूंगा, लेकिन टाइगर ये तो संभव नहीं है। द ब्रिटिश ऑफिसर सेक्रेटरी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग। What was important to the Durai was a photograph of himself holding the gun and standing over the tiger's carcass. But the Maharaja would not agree even to this proposal. If he relented now, what would he do if other British officer turned up for tiger hunts? अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश ऑफिसर का जो सेक्रेटरी है वो महाराजा को दीवान के थ्रू एक दुराई भेजता है, महाराजा के पास अपना संदेश भेजता है कि वो कहता है कि दुराई यानी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर है वो खुद टाइगर को नहीं मारेगा। महाराजा टाइगर को मार सकता है एक्चुअल जो किलिंग है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था दुराई के लिए वो था फोटोग्राफ। जैसे कि मैंने आपको ऊपर के पैराग्राफ में बताया कि अपने मौज मस्ती के लिए टाइगर्स को मारना, केवल क्या फ़ोटो खिंचाने का उसको शौक़ था। तो उसका जो रियल पर्पज़ था वो केवल डेड बॉडी के साथ फ़ोटो खिंचा करके अपनी जो बोस्टिंग थी उसको चारों तरफ फैलाना था। तो इसलिए सेक्रेटरी के थ्रू उसने मैसेज भिजवाया महाराजा के दीवान को कि देखो एक्चुअल जो किलिंग है वो जो महाराजा खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं केवल ये चाहता हूँ कि जो उसका डेड बॉडी है उसके साथ केवल फ़ोटो खिंचा लूँ। लेकिन जो महाराज है वो महाराज इस चीज़ के लिए भी एग्री नहीं हुआ। अब स्थिति क्या हो जाती है, महाराज सोचता है कि अगर मैं अब रिलेंट कर जाऊँगा, रिलेंट मीन्स गिव अप, अगर मैं इनके सामने हार मान लूँगा या इनकी बात को इनके सामने समर्पण कर दूँगा तो आगे ऐसा भी हो सकता है कि जो दूसरे लोग हैं, दूसरे ऑफिसर्स हैं, वो भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। यानी कि दूसरों को इस बात के लिए रास्ता मिल जाएगा और कोई ना कोई कभी ना कभी मुझे इन चीज़ों को लेकर के ब्लैकमेल करता रहेगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। क्योंकि उसने एक ब्रिटिश ऑफिसर को इच्छा पूरी करने से रोका था, इसलिए महाराज के सामने ये खतरा पैदा हो गया कि अब उसको अपना राज्य छोड़ना पड़ेगा या खोना पड़ेगा। ये जो लाइन है ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, इस चीज़ से आप समझ सकते हैं कि भारत के अंदर जब ब्रिटिश शासन था तो किस तरह उन लोगों ने हम लोगों पर शासन किया होगा। यानी कि सिर्फ एक लाइन से आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ब्रिटिश ऑफिसर की जो इच्छा थी, जो कि बड़ी आप कह सकते हैं कि बड़ी क्रूल इच्छा थी, इट वॉज अ वेरी क्रूल डिज़ायर। तो चूँकि उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो महाराजा पर अपने राज्य को खोने का खतरा पैदा हो गया। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश शासन के अंदर, ब्रिटिश राज के अंदर इंडियंस की जो कंडीशन थी, इंडियंस की जो पोजीशन थी वो कैसी हुआ करती थी। यानी कि वी वर टोटली डिपेंडेंट ऑन द डिज़ायर ऑफ आवर रूलर्स, कि अगर उनकी इच्छा पूरी अगर नहीं हुई तो जनता के साथ कुछ भी कर सकते थे। The Maharaja and the Diwan held deliberations over this issue. As a result, a telegram was dispatched forthwith to a famous British company of jewelers in Calcutta. Sent samples of expensive diamond rings of different designs. अब राजा और उसका दीवान इस बारे में टाल मटोल करते रहे, डेलिब्रेशन टाल मटोल करते रहे। और उसके बाद क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि एक टेलीग्राम डिस्पैच किया गया, बहुत ही फेमस ब्रिटिश कंपनी थी, उससे कहा गया, कलकत्ता की ब्रिटिश कंपनी थी, बहुत फेमस ज्वेलरी कंपनी थी, तो उसको कहा गया कि आपके यहाँ जितने भी एक्सपेंसिव डायमंड रिंग्स हैं डिफरेंट डिज़ाइंस के, उनके सैंपल आप भेजिए। सम 50 रिंग्स अराइव्ड, लगभग 50 के आसपास जो रिंग्स थी वो आ गई। द महाराजा सेंट द होल लॉट टू द ब्रिटिश ऑफिसर्स गुड लेडी। अब महाराजा ने क्या किया कि जितना भी लॉट आया था वो सारा का सारा उसने ब्रिटिश ऑफिसर की बीवी के पास भेज दिया।
द किंग एंड द मिनिस्टर एक्सपेक्टेड द दुरासनी टू चूज 1 or 2 रिंग्स एंड सेंड द रेस्ट बैक। महाराजा उसके दीवान ने तो उम्मीद ये की थी कि जो ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी थी वो 1 या 2 रिंग उसमें से चूज़ कर लेगी, बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुराइसनी सेंट हर रिप्लाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। और जल्दी ही उसका रिप्लाई आ गया कि आपके इस गिफ्ट के लिए बहुत बहुत आभार। In 2 days a bill for 3 lakh of rupees came from the British jewelers। और उसके बाद 2 दिन के अंदर ही ब्रिटिश ज्वेलर के यहाँ से मैसेज आता है 2 लाख रुपए पे करने का, सॉरी 3 लाख रुपए पे करने का। द महाराजा वॉज हैप्पी दैट दो ही हैड लॉस्ट 3 लाख ऑफ रुपीज़ ही हैड मैनेज टू रिटेन हिज किंगडम। यानी कि एक तरह से उसने रिकन्सिलिएशन कर लिया था कि उसकी जो बीवी थी ब्रिटिश ऑफिसर्स की, तो उसको उसने लालच देकर गिफ्ट देकर के अपने फेवर में कर लिया था। तो राजा को 3 लाख रुपए खोने का गम नहीं था, बल्कि उसकी सबसे बड़ी खुशी ये थी कि उसका राज्य बच गया था। अब इन लाइनों में आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि स्त्री का जो ज्वेलरी के प्रति मोह होता है वो कितना खास होता है, कि जो ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी थी। और शायद जो महाराजा भी इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझता था, इसलिए उसने ब्रिटिश ऑफिसर से इस बारे में कोई बात नहीं की, सीधा उसने एक इनडायरेक्ट अप्रोच लगाई उसकी बीवी के सामने। और चूँकि मैं आपको बता चुका हूँ कि women had a special fondness for the jewelry and the ornaments, so she relented। वो समझ गई कि ये किस लिए है, इसलिए उसने सारे के सारे जो सैम्पल्स थे उनको रख लिए और उसको एक थैंक यू का नोट भेजकर उसके मामले को आसान कर दिया। सो this was the third part of the story, The Tiger King, and in our next video we will be studying the next part, the fourth part of the story, The Tiger King। आगे हम देखेंगे अपने फोर्थ पार्ट के अंदर कि महाराजा ने अपना किंगडम बचा तो लिया, आगे वो किस तरह के जो डेंजर्स है उनको कन्फ्रंट करता है और किस तरह से वो उनको निपटता है। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।